नमस्कार। दिलीप सिंह एडवोकेट आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज हम एक नए कानूनी नज़रिए का पे चर्चा करते हैं। कहते हैं ज़िंदगी संभावनाओं का खेल है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा लिटिगेशन प्रोसेस भी संभावनाओं का खेल है और यहाँ हमेशा संभावना बनी रहती है। इसका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूँ मैं। 1979 में सिविल जज एक सूट जो कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का था उसको डिक्री करते हैं। 1981 में डिस्ट्रिक्ट जज अपील में उसे कंफर्म कर देते हैं। 2009 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट उसे फिर कंफर्म कर देते हैं। इस तरह से 3 कंकरेंट फाइंडिंग आ जाती है एक पॉइंट पे। 11 सितंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के एक डिवीज़न बेंच ने, जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस अनिरुद्ध बोस थे, वो अपील को अलाउ करते हैं। मीन्स कि जो नीचे की तीनों डिग्री थी, तीनों जजमेंट्स थे, उसको सेटिसाइड कर देते हैं। काफ़ी बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है जस्टिस दीपक गुप्ता का। और जो सवाल था इस सुप्रीम कोर्ट के सामने इस केस में, वो ये था कि क्या कोई परचेजर जो जो एग्रीमेंट टू सेल में कोई टर्म्स कंडीशन था उसको फुलफिल नहीं करता, अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एज अ डिस्क्रिशनरी रिलीफ कोर्ट से ले सकता है। हम इसके फैक्ट को समझते हैं पहले। मोहिंदर कौर 1964 में एक एग्रीमेंट टू सेल करती हैं अपनी एक लैंड को लेकर बहादुर सिंह से। सेल कंसिडरेशन 5600 रुपये का था, जिसमें कि वो 1000 रुपये का पेमेंट उसी समय होता है और अर्नेस्ट मनी के रूप में, और बैलेंस अमाउंट का पेमेंट होना है रजिस्ट्रेशन, सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के समय। इनके इस एग्रीमेंट में 2 फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट थे। पहला कि उस सूट प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी थी, लैंड प्रॉपर्टी थी, वो उससे रिलेटेड एक अपील पेंडिंग था हाई कोर्ट में। तो ये कहा गया कि भाई 19 जुलाई 1965 या जिस दिन अपील डिसाइड होता है उसके 1 महीने के अंदर सेल डीड एग्जीक्यूट होगा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था इस एग्रीमेंट में कि प्रॉपर्टी जो लैंड थी उसका पोजीशन उसी समय दे दिया गया बहादुर सिंह को, मोहिंदर कौर ने दे दिया बहादुर सिंह को। और उसके साथ ही एग्रीमेंट हुआ कि अगर 1 साल के अंदर जो अपील डिसाइड नहीं होता है और सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं होता है, तो बहादुर सिंह एक कस्टमरी रेंट पे करेगा, कुछ एक अमाउंट रेंट का है वो पे करेगा मोहिंदर सिंह को, जब तक कि सेल डीड रजिस्टर नहीं हो जाता है। जिस अपील का जिक्र कर रहे हैं जो पेंडिंग था हाई कोर्ट में, वो डिसाइड होता है ऑलमोस्ट 13 साल के बाद, 17/1/1977 को। फिर बहादुर सिंह मोहिंदर कौर को कहता है कि भाई आप सेल डीड कीजिए, वो नहीं करती है। फिर वो एक लीगल नोटिस देता है 77 में कि आप सेल डीड कीजिए, वो नहीं करती है। फिर बहादुर सिंह एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उस एग्रीमेंट टू सेल को लेकर फाइल कर देता है। मोहिंदर कौर जो ऑब्जेक्शन लेती है, पहला कि ये सूट लिमिटेशन से बाहर है, दूसरा कि ये एग्रीमेंट वाइड है क्योंकि इसमें फ्रॉड, कोअर्सन और मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए ये एग्रीमेंट किया गया है। इस बीच एक डेवलपमेंट और होता है कि मोहिंदर कौर अपने उस लैंड का एक सेल डीड बना देती है अपने बेटी और अपने ग्रैंडसन के फेवर में। और उनको भी बहादुर सिंह ने यहाँ पर डिफेंड नंबर 1 और 2 बनाया है और डिफेंड नंबर 3 बनाया था मोहिंदर कौर को। मुकदमा चलता रहता है। इसी बीच मोहिंदर कौर और बहादुर सिंह जी नहीं रहते हैं। इसके बाद उनके सेकेंड जनरेशन लिटिगेशन में कंटिन्यू करते हैं। जो मोहिंदर कौर थी, उनका जो राइट होता है वो डिवॉल्व होता है सुरेंद्र कौर, जो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में एपिलेंट थी, और उनके और एलार्स पे। और जो बहादुर सिंह होते हैं उनका राइट डिवॉल्व करता है बलबीर सिंह और और दूसरे एलार्स पे, जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने रिस्पोंडेंट है। केस का नाम सुप्रीम कोर्ट में है सुरेंद्र कौर वर्सेस बहादुर सिंह, और ये सिविल अपील नंबर है 7424-25 2011 का। ये जजमेंट
को पढ़ के मुझे जो लगा कि भाई आखिरकार कोर्ट ने न्याय कर दिया। ये बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है जिसमें प्रॉपर रीजनिंग और लीगल प्रपोजिशंस को डील किया गया है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पहला सवाल था कि क्या बायर बहादुर सिंह, जिसने एडमिटेडली रेंट नहीं पे किया 1 साल के बाद जो उसे पे करना था महेंद्र कौर को, क्या वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए इंटाइटल हैं। इसके पहले कि हम इस सवाल का जवाब देखें जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया अपने रीजनिंग के ज़रिए, हम ये देखते हैं कि क्या क्या लीगल प्रोविज़न यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। उस पहले बैकग्राउंड या लीगल बेस देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 2018 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया है, लेकिन इस केस में 1963 का ही जो लॉ है वो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये उसके पहले अमेंडमेंट के पहले का मुकदमा है। दूसरा जो सबसे पहला लॉ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें सेक्शन 51 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को लेकर डील किया गया, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 51 डील करता है रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, जहाँ पे दोनों पार्टीज़ को अपने कुछ प्रॉमिसेस को पूरा करना होता है और जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म होने वाले होते हैं। और रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट में अगर प्रॉमिसर ने कुछ पूरा करना है, अगर वो नहीं करता है तो प्रॉमिसी जो बात दूसरे हैं उन वो रेडी और विलिंग होने चाहिए अपने इसको पूरा करने के लिए। तो पहले फर्स्ट पार्टी करेगी, फिर सेकंड पार्टी, मतलब ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है यहाँ पे इस केस में, जिसको हाई कोर्ट ने कहा कि ये रेसिप्रोकल नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रेसिप्रोकल है। दूसरा जो प्रोविज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, सेक्शन 16C स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो ये कहता है कि अगर कोई पार्टी अपनी प्रॉमिस को, जो कोर्ट जा रही है और वो रेडी और विलिंग नहीं थी अपने प्रॉमिस को पूरा करने को, तो उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसमें केस में नहीं ग्रांट होगा। हालांकि कुछ एक्सप्लेनेशन भी हैं सेक्शन 16C के, जिसमें पहला तो ये है कि अगर मनी इन्वॉल्व है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बायर है वो मनी टेंडर करे या कोर्ट में जमा करे जब तक कि कोर्ट के ऑर्डर नहीं है। दूसरा ये है कि प्लांटिफ जो कोर्ट जाता है वो ज़रूर ये उसको अपना प्रूव करना होगा, प्लीड करना होगा, अपने पिटीशन में लाना होगा, अपने दावे में लाना होगा और एज वेल एज एविडेंस में लाना होगा कि वो रेडी और विलिंग था अपने पार्ट के ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से हम जो देखते हैं कि सेलर बाउंड नहीं है अपने परफॉर्मेंस को पूरा कर, अपनी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए, जब तक कि जो रेसिप्रोकल बायर है वो अपना रेडीनेस और विलिंगनेस शो नहीं करता है। इस एग्रीमेंट में बहुत सारे प्रॉमिसेज ऐसे थे जो रेसिप्रोकल थे या कंटिंजेंट थे, कुछ घटना घटने के बाद होना था या सेपरेट थे। हाई कोर्ट ने जो रेंट का पेमेंट था जो बलबीर सिंह को करना था उसने नहीं किया, और जो सेल डीड को एग्जीक्यूट करना था मोहिंदर कौर को उसने नहीं किया। इन दोनों को अलग अलग माना और कंटिंजेंट या रेसिप्रोकल नहीं माना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये दोनों रेसिप्रोकल है। अब जो तीसरा एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न इसमें था इस केस में, वो था सेक्शन 20 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का, जो ये कहता है कि जहाँ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात आती है वो एक डिस्क्रिशनरी रिलीफ है और कोर्ट बाउंड नहीं है इस रिलीफ को ग्रांट करने के लिए, चाहे उस केस में भी जहाँ वो लीगल लॉफुल। तो हालांकि इसके कुछ और भी इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस सेक्शन में कि किस किस सिचुएशन में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं दिया जा सकता है, जिसमें कि सबसे पहले ये आता है कि अगर प्लेंटिफ को कोई अनफेयर एडवांटेज होना है और डिफेंडेंट को कोई हार्डशिप होना है, और इस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट नहीं ग्रांट करेगी। हालांकि हार्डशिप को भी डिफाइन किया गया कि जो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हैं जो नॉन परफॉर्मेंस की वजह से हो रही हैं, तो उस तरह की चीज़ों को हार्डशिप ने नहीं लेंगे। तीसरा, जहाँ पे सर्कमस्टांसेस ऐसा हो कि कॉन्ट्रैक्ट को हालांकि वॉइडेबल है या वॉइडेबल नहीं है, इन दोनों सूरत में अगर जो परफॉर्मेंस है वो इनइक्विटेबल है तो उस केस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो ये सब एक्सेप्शंस हैं, एक्सप्लेनेशंस हैं।
तो पहला इशू जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने को टैकल किया कि क्या जो ये प्रॉमिसेस था रेंट पेमेंट करना और एग्जीक्यूट सेल डीड एग्जीक्यूट करना, ये रेसिप्रोकल था या नहीं। तो इस केस में सेलर एक लेडी थी जिसको कि 20% से कम अमाउंट मिला था, सेल कंसिडरेशन का 20% से कम अमाउंट मिला था एज अर्नेस्ट मनी के रूप में, और उसी समय उसने अपनी प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया था बायर को। और ये डिस्प्यूटेड नहीं है कि पोजीशन ले उसने दिया था, ये भी डिस्प्यूटेड नहीं है कि विद इन 1 साल के बाद उसको रेंट पे करना था। खासकर क्लाउज 3 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि अगर 1 साल में एग्जीक्यूशन नहीं होता है तो आप रेंट पे करोगे, और एक बड़ा फेयर डील था। हाई कोर्ट ने इन चीज़ों को कंसिडर नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ज़मीन का पोजीशन कब्जा दे दिया गया बायर को, वो बड़ा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग के साथ दिया गया था कि 1 साल के बाद उसमें रेंट पे करना पड़ेगा, और ये इसेंशियल पार्ट है उस एग्रीमेंट का और रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस है। चूँकि बहादुर सिंह फेल ने इसको पूरा नहीं किया, ना ही अपने उस प्लीडिंग में कहीं लेकर आए कि, और ना ही प्रूफ में लेकर आए कि वो विलिंग थे इसको करने का। रैदर जो 13 साल तक उन्होंने रेंट नहीं पे किया, और जो लैंड एग्रीकल्चरल लैंड था, और बहादुर सिंह ने उसको जो भी कल्टीवेट किया, कमाया, उसे उसका यूज़ करते रहे, क्योंकि काफ़ी बड़ा लैंड का पीस था, तो वो उसका एडवांटेज उठाते रहे, और लेकिन रेंट नहीं पे करके उसने उसको वैलेट किया। परचेजर की तरफ से जो एक आर्गूमेंट ये भी दिया गया कि रेंट का पेमेंट एक सेपरेट इशू था, और उसको अगर सेलर को इसकी परेशानी थी तो वो सेपरेट सूट फाइल करके रेंट रिकवर कर सकता था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्गूमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि ये बड़ा आर्बिटरी हो जाएगा कि आप अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर रहे हैं और उसके लिए दूसरी पार्टी को कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं। और इस बैकग्राउंड में कोर्ट ने कहा कि ये जो इक्विटी पे आप इसको, ये जो आर्गुमेंट है, इन चीज़ों को फेवर नहीं पा सकते। और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अपील को अलाउ किया, और नीचे की तीनों जो डिक्री थी, उसको जजमेंट थे, उसको सेट असाइड किया, और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सूट को डिसमिस किया। मेरा टेक अवे इस जजमेंट में जो चीज़ अच्छा लगा, और मेरा जो टेक अवे है कि जब भी कोई एग्रीमेंट है तो आपको फेयरली फॉलो करना चाहिए, अपने पार्ट के ऑब्लिगेशन को फेयरली डिस्चार्ज करना चाहिए। यहाँ पे परचेजर ने लैंड को यूज़ किया और अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं किया, उसके आर्गुमेंट को या उसके कंटेंशन को नीचे की तीनों कोर्टों में फेवर मिल गया, बट अल्टीमेटली जस्टिस प्रिवेल्ड और उसके केस को डिसमिस किया गया। इवन कि इंटरेस्टिंगली उसने अल्टरनेट प्रेयर किया था इस केस में कि जो उसने अर्नेस्ट अमाउंट पे किया है उसको रिफंड किया जाए और उस पर इंटरेस्ट दिया जाए। तो कोर्ट ने ये कहा कि आपको, बलबीर सिंह को, ये अल्टरनेट प्रेयर नहीं मिल सकता, क्योंकि वो उस लैंड को पिछले 30-35 सालों से यूज़ कर रहा है और उसको इंजॉय कर रहा है। और इस तरह से मोहिंदर कौर के और या उसके लीगल यर्स के फेवर में ये जजमेंट दिया। मैंने इस जजमेंट को स्पेसिफिकली आपको इसलिए बता रहा हूँ कि 18 के जो भी अमेंडमेंट हैं वो पुराने जजमेंट पे लागू नहीं, पुराने एग्रीमेंट पे जो कोर्ट में पेंडिंग है वो लागू नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। अपना जब भी सिविल सूट फाइल किया जाता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को, उसमें पूरे फैक्ट को कंसिडर करके ड्राफ्टिंग करने का, प्लीडिंग में लाने का, और अकॉर्डिंगली प्रूफ जो एविडेंस में लाने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक नए आयाम के बारे में समझ पैदा हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक स्पेसिफिक सजेशन और रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आपके रिलेटेड इशू हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से लेकर एग्रीमेंट टू सेल से लेकर सेल डीड से लेकर, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके शेयर कीजिए, ताकि मैं उन चीज़ों पे भी चर्चा कर सकूं। और नेक्स्ट कभी जो वीडियो बनाऊं तो आपके इशू को रिलेटेड ही बनाऊंगा। और ये भी वीडियो जो मैंने बनाया है, मेरे पास कोई स्पेसिफिक इशू ये डिस्कस करने आया था, उसके बैकग्राउंड में मैंने ये बनाया और ये जजमेंट ढूंढ कर मैंने उस पर डिस्कशन किया। थैंक यू वेरी मच।